हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं पावर इन एन एसी सर्किट। पावर का मतलब ये होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड हुई इन यूनिट टाइम। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू एट एवरी मोमेंट चेंज हो रही होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो पावर कैलकुलेट करने वाले हैं उसका एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट होगा एक डीसी करंट के लिए, क्योंकि जो हम डीसी करंट के लिए कैलकुलेट करते थे वहाँ पर जो पावर कैलकुलेट करते थे उसका फॉर्मूला होता था V इंटू आई, दैट इज वोल्टेज इज मल्टीप्लाई बाई द करंट। और वहाँ पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू फिक्स होती थी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है। एट एवरी मोमेंट वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट है। तो हम यहाँ पर जो पावर कैलकुलेट करेंगे वो डीसी करंट के लिए जो कैलकुलेट करते थे उससे कुछ डिफरेंट होगी। ओके, और हम यहाँ पर पावर जो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले एक जनरल सर्किट के लिए करेंगे जिसको एसी सोर्स प्रोवाइड किया गया होगा। फिर सिचुएशन 1 के लिए करेंगे कि उस जनरल सर्किट की जगह पर यदि कोई एक रेसिस्टर वाली सर्किट हो तो क्या पावर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और वो चेंज होकर के क्या निकलेगा। फिर सिचुएशन 2 के अंदर हम चेंज करेंगे सर्किट को और मानेंगे कि यदि वो एक इंडक्टर वाली सर्किट की तरह बिहेव करे तो क्या फिर से पावर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और एक्सप्रेशन चेंज होकर के क्या कैलकुलेट होगा। यदि सिचुएशन 3 की यदि हम बात करें कि यदि उस सर्किट को एक कैपेसिटर वाली सर्किट की तरह यूज हम कर रहे हैं तो क्या फिर से पावर का फॉर्मूला चेंज होने वाला है और वो चेंज होकर के क्या कैलकुलेट होगा। हम जानते हैं कि जिस तरीके से हमने 7.1 लेक्चर वीडियो के अंदर देखा था, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से क्लिक करके उस लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं। हमने उस लेक्चर वीडियो के अंदर देखा था कि किसी भी एक फुल साइकिल के लिए यदि कोई भी टर्म जैसे कि वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट टाइम पर डिपेंड करती ही है तो उनकी एवरेज वैल्यू फॉर दैट फुल साइकिल 0 होती है। तो जब हम यहाँ पर ये डेरिवेशन कर रहे होंगे पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो यदि यहाँ पर कोई भी टर्म उस डेरिवेशन के अंदर टाइम पर डिपेंड कर रही होगी तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज पावर निकालेंगे, क्योंकि वोल्टेज और करंट की वैल्यू एट एवरी मोमेंट चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम एवरेज पावर को यहाँ पर कैलकुलेट करें। ओके, तो हम यहाँ से अब अपना लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो लेक्चर के साथ, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए कि पावर इन एन एसी सर्किट का क्या मतलब है, किस तरीके से एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया जाएगा, किस तरीके से डेरिवेशन को किया जाएगा। ओके, थैंक यू। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं और हमने यहाँ से जनरली कंसीडर किया कि कोई भी एक जनरल सर्किट है हमारे पास और हमने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड कराया है दैट V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, एंड वहाँ पर जो करंट है उसका एक्सप्रेशन है दैट इज I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। हमने कंसीडर किया है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है, मीन्स आउट ऑफ फेज है, लैग बिहाइंड है बाय द वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ 5 डिग्री। हमने यहाँ से पावर कैलकुलेट किया, तो यहाँ से पावर कैलकुलेट करोगे V दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो ये होती है, मल्टीप्लाई बाई द आई दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और आप देख रहे हो साइन ओमेगा टी आई ओमेगा टी माइनस 5, मतलब एट एवरी मोमेंट दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ से हमने एक्सप्रेशंस लिखे V इंस्टेंटेनियस और I इंस्टेंटेनियस के, तो यहाँ पर हो गया V0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ से हो गया V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानते हैं, एक आइडेंटिटी जानते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, दैट इज 2 साइन A इज मल्टीप्लाई बाई साइन B इज इक्वल टू कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। तो देखिए यहाँ से कि क्या हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास 2 साइन A इंटू साइन B आ जाए और हम वहाँ पर ये एक्सप्रेशन पुट कर सके। तो देखिए यहाँ पर देखोगे तो
ओमेगा टी को ए मान लें, ओमेगा टी माइनस फाई को बी मान लें, तो एक्सप्रेशन कुछ कुछ मिलता जुलता है, लेकिन 2 नहीं है इस एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये वाला, वो क्या बन गया, वो बन गया बेटा 2 sin A इंटू साइन बी। अब यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा V0 I0 डिवाइड बाई 2 इज मल्टीप्लाई बाई कॉस A, मतलब दैट इज ओमेगा टी, दैट इज माइनस बी, माइनस हो गया ओमेगा टी, और ये माइनस उस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से माइनस होगा दैट इज कॉस A दैट इज ओमेगा टी प्लस बी दैट इज ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, दैट इज यहाँ से हो गया कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो V0 I0 डिवाइड बाई 2 कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। मैंने आप लोगों से बोला था पहले ही कि हम यहाँ पर जो पावर एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं पावर का, उसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एट एवरी मोमेंट चेंज हो रही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है एवरेज पावर निकालने के अलावा। तो हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन जो कि हम इक्वेशन मान रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसका हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से एवरेज पावर आप कैलकुलेट करोगे तो इस पूरी टर्म का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए V0 I0 डिवाइड बाई 2 दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि V0 I0 तो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एंड अल्टरनेटिंग करंट है, तो वो तो वैसे ही हमारी क्या है, कांस्टेंट है। 2 ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, cos 5 भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है t, और मैंने पहले ही बोला था हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो भी टर्म टाइम पर डिपेंड कर रही होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से एवरेज पावर कैलकुलेट होकर के आई दैट इज V0 I0 डिवाइड बाई 2 cos 5। यहाँ से जो ये एक्सप्रेशन निकला है इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट होकर के आएगा वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पावर एवरेज जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, यहाँ पर देखिए V0 I0 डिवाइड बाई 2, हम यहाँ से इस V0 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाई √2 लिख सकते हैं, 2 को V0 डिवाइड बाई √2, और I0 के साथ भी हमने √2 को अप्लाई किया, I0 बाई √2 लिख सकते हैं आराम से, और यहाँ से cos 5 उसके साथ है। अब देखिए V0 बाई √2 क्या होता है, दैट इज VRMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS मल्टीप्लाई बाई cos 5। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि किसी भी एक जनरल सर्किट के लिए यदि उस सर्किट को AC सोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो पावर का फॉर्मूला कुछ अलग है। डायरेक्ट करंट के लिए क्या होता था, डायरेक्ट करंट के लिए तो होता था क्या, V मल्टीप्लाई बाई I, सीधा सीधा होता था, और ये V और I फिक्स वैल्यू होती थी। लेकिन यहाँ पर अलग है, दैट इज VRMS IRMS मल्टीप्लाई बाई cos 5। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, यहाँ से VRMS IRMS को हम बोलते हैं दैट इज एपरेंट वैल्यू ऑफ पावर, इसको हम बोलते हैं दैट इज एपरेंट वैल्यू ऑफ पावर, एंड cos 5 को हम बोलते हैं दैट इज पावर फैक्टर। तो इसका मतलब एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया एपरेंट वैल्यू ऑफ पावर इज मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर। ओके, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अ जनरल सर्किट जिसके अंदर AC सोर्स होगा, उसके लिए एवरेज पावर होगा VRMS IRMS मल्टीप्लाई बाई cos 5, दैट इज द पावर फैक्टर। अब यहाँ से हम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, 3 सिचुएशंस। इन सिचुएशन 1, इफ दैट सर्किट इज ऑफ रेसिस्टर सर्किट, मीन्स वहाँ पर रेसिस्टर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर सर्किट दैट इज द रेसिस्टर सर्किट। ओके, तो क्या होगा पावर का फॉर्मूला, देखिए हम जानते हैं V एंड I फॉर रेसिस्टर सर्किट आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। तो जब दोनों सेम फेज में होंगे तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0।
तो cos फाई की वैल्यू क्या हो गई, cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब हम cos 0 की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर सकते हैं, तो एवरेज पावर फॉर रेसिस्टर वाली सर्किट निकल करके आया VRMS इज मल्टीप्लाई बाई IRMS। ओके, तो यहाँ से एक्सप्रेशन ये हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 5, VRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS। यहाँ पर पावर फैक्टर नहीं है क्योंकि फाई की वैल्यू 0 हो गई तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड सिचुएशन करते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई एक इंडक्टिव सर्किट है, अब इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट को बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो मैं यहाँ से लिखूंगा वोल्टेज लीड्स करंट बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो गई, तो फाई की वैल्यू जब पाई बाई 2 हो जाएगी तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0, वो 0 होकर के आ जाएगी। तो यदि यहाँ से आप पावर कैलकुलेट करोगे तो एक्सप्रेशन क्या निकल करके आएगा, देखिए पावर एवरेज इज इक्वल टू VRMS इज मल्टीप्लाई बाई IRMS एंड cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ से एवरेज पावर निकल करके आई दैट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इंडक्टर वाली सर्किट है तो हीट एनर्जी रिलीज्ड हुई ही नहीं है, इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। और हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर यही पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हुई है वो कितनी हुई है, क्या उसका एक्सप्रेशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम यहाँ से सिचुएशन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक कैपेसिटर वाली सर्किट हो, कैपेसिटर सर्किट, तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर वाली सर्किट होती है तो वोल्टेज पीछे होता है, वोल्टेज इज लैग बिहाइंड बाई करंट बाई एंगल ऑफ पाई बाई 2। चूंकि यहाँ पर V लीड कर रहा था बाई पाई बाई 2, तो हमने पाई बाई 2 को प्लस लिया है। तो जब वोल्टेज लैग बिहाइंड होगा I से, तो हमें पाई बाई 2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब प्लस, जब हमारा जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है तो हमने प्लस लिया, जब वोल्टेज लैग बिहाइंड होगा करंट से तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से हमने ले लिया वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाई माइनस पाई बाई 2, तो फाई की वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई 2, कॉस फाई की वैल्यू हो गई कॉस माइनस पाई बाई 2, और कॉस माइनस पाई बाई 2 की होल वैल्यू जो होती है वो होती है कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब यहाँ से कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ से जब पावर एवरेज कैलकुलेट किया गया तो वो एक्सप्रेशन निकल करके आया, आपको दिखाई दे रहा है, यस क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आया VRMS इज मल्टीप्लाई बाई IRMS, cos फाई की वैल्यू हो गई 0। तो फिर से एवरेज पावर यहाँ पर आ गई 0। इसका मतलब जब कैपेसिटर वाली सर्किट होगी तो वहाँ पर भी एवरेज पावर 0 मीन सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। और आप ये जानते भी हो, जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, तो वहाँ पर देखा कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ CV²। ओके, तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आया होगा पावर इन एन AC सर्किट, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और एक्सप्रेशन पावर का क्या होता है फॉर डिफरेंट 3 सिचुएशंस। इंडक्टर और कैपेसिटर वाली सर्किट के लिए तो होता ही नहीं है, पावर 0 होती है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब इंडक्टर में स्टोर होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 L I0², और जब हम कैपेसिटर वाली सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ CV², जो आप लोग पढ़ भी चुके हो। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आज का लेक्चर वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लेक्चर वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। शेयर इसलिए करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फिजिक्स आसानी से समझ में आए, बहुत सारे बच्चों को आसान फिजिक्स पढ़ने का मौका मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है कैपेसिटर वाली सर्किट और इंडक्टर वाली सर्किट के अंदर, उसका एक्सप्रेशन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसको विद द हेल्प ऑफ अ डेरिवेशन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच, बाय।